हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUD Adda 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। ये चैप्टर का पूरा वन शॉट होगा जिसके अंदर हम पूरा कंसेप्ट समझेंगे अच्छी तरह, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पूरे ध्यान से, पूरे मन से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है भाई? सबसे पहले आता है कि भाई पार्टनरशिप क्या है, क्योंकि ये पहला चैप्टर है आपका पार्टनरशिप अकाउंटिंग का। तो इसमें हमें समझना पड़ेगा कि पार्टनरशिप क्या है। बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो इसलिए इसको, ये लेंदी भी है, बहुत सारे टॉपिक्स भी हैं, तो इसलिए अच्छे से पढ़ेंगे ना। तो पार्टनरशिप फर्म के बारे में अगर हम बात करें बेटा, तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर दिया गया है। ये पूरी डेफिनेशन दी है। सर ऐसे पढ़ना होता तो हम बुक से रीडिंग कर लेते हैं, तो बेटा मैं ऐसे पढ़ाने वाला भी नहीं हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस डेफिनेशन को हमने करा है ब्रेक डाउन, ताकि आप डिटेल में बहुत अच्छे से समझ सकें। और जब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो इसके अंदर से क्या निकलेगा बेटा? इसके अंदर से निकलेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस डेफिनेशन को ही डिटेल में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले जो इस डेफिनेशन की बात करते हैं, इसमें सबसे पहला पार्ट आता है पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पहली लाइन में क्या लिखा था? पार्टनरशिप इज द रिलेशन। तो उस रिलेशन को समझते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है ना। तो पहला कीवर्ड देखो, हर जो हम टुकड़ा ले रहे हैं डेफिनेशन का, उसके अंदर हमें एक कीवर्ड से बहुत सारी चीजें समझने वाले हैं। तो पार्टनरशिप को इन्होंने क्या बोला? रिलेशन। और रिलेशन कैसे होता है बेटा? रिलेशन कैसे होता है? तू मेरा दोस्त है, हाँ मैं तेरा दोस्त हूँ। जब दो लोग ऐसे एग्री कर जाते हैं किसी एक पॉइंट पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एग्री होना। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट बोलते हैं। तो रिलेशन कब बनता है? जब एग्रीमेंट होता है। क्या होता है बेटा? एग्रीमेंट होता है। तो ऐसे ही बेटा यहां पर भी एग्रीमेंट के बारे में बात हो रही है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है, और रिलेशन कैसे बनेगा? एग्रीमेंट से बनेगा। एग्रीमेंट कैसे हो सकते हैं बेटा? एग्रीमेंट हो सकते हैं ओरल या फिर रिटर्न। सर ज्यादा बढ़िया तो वो रिटर्न रहता है ना। हाँ बिल्कुल सही, समझदार तो आप बचपन से हो। ओरल एग्रीमेंट ज्यादा सही नहीं होता। हम पार्टनरशिप चाहें तो ओरल एग्रीमेंट से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अटूट विश्वास चाहिए। लेकिन पैसा जहां पे आता है वहां पे हो जाती है गड़बड़, बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं। तो इस वजह से हम ओरल एग्रीमेंट को प्रेफर नहीं करते, क्योंकि ये कोई भी एविडेंस नहीं देता हमें कि भाई उस टाइम पे जब पार्टनरशिप हुई थी तब ऐसी कोई बात हुई थी या नहीं हुई थी। ठीक है। रिटन एग्रीमेंट के अंदर हर चीज लिखत होती है और सिग्नेचर किए जाते हैं जितने भी पार्टनर्स एक पार्टनरशिप में आते हैं। और इस रिटन एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। साझेदारी संलेख हिंदी में अगर हम देखें तो पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर सारे टर्म एंड कंडीशंस आते हैं जो भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के बीच में होने चाहिए। लायबिलिटीज आती हैं पार्टनर की, क्या क्या लायबिलिटी होनी चाहिए। और इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर राइट्स आते हैं सभी पार्टनर के। इसके अंदर ड्यूटीज आती हैं। अल्टीमेटली अगर हम कहें तो इसके अंदर सब कुछ आता है जो भी एक पार्टनरशिप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है। तो इस तरह से हमें समझ में आया कि भाई रिलेशन कैसे बनता है? एग्रीमेंट से बनता है। एग्रीमेंट दो तरह के होते हैं, ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है। रिटन को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। टर्म एंड कंडीशन, लायबिलिटी और राइट्स और ड्यूटीज सब आते हैं। ठीक है। इसको हम प्रेफर नहीं करते, इसको हम प्रेफर करते हैं। ठीक, यहाँ तक बहुत सिंपल है, आसानी से समझ में आ गया और हमने इसकी डिटेलिंग भी कर ली। मैं यहीं पे बता था पार्टनरशिप एक रिलेशन है, एक दूसरे के कुछ ना कुछ लगते हैं, तो ऐसे काम नहीं चलता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमें देखना है वो है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। तो यहाँ पे क्या आया बेटा? एक कीवर्ड और पर्सन। थियोरी चाहे अकाउंटिंग की हो, चाहे इकोनॉमिक्स की हो, चाहे वो बिजनेस स्टडीज की हो, अगर आप कीवर्ड्स को समझने लग गए, आप कीवर्ड्स से चीज़ों को याद करने लग गए, तो आपका जो कंसेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी और आपसे बहुत आप एक मतलब एक अच्छा लेवल अचीव कर जाएंगे नॉलेज का। ठीक है। तो इसलिए कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए। पर्सन्स, पहली बात तो यहाँ पे एस लगा, यानी प्लूरल है इंग्लिश के हिसाब से, और प्लूरल है इसका मतलब क्या होगा? ये मिनिमम 2 लोग होने चाहिए। कितने बेटा? मिनिमम कितने? 2 लोग होने चाहिए। और अगर मैक्सिमम के बारे में बात करें तो मैक्सिमम कितने होने चाहिए बेटा? मैक्सिमम होने चाहिए 50। तो इसके बारे में बात करते हैं। अब भाई एक इंसान खुद का पार्टनर तो बन नहीं सकता, इसलिए 2 तो चाहिए ही। ठीक है। और 50 जो बोल रहे हैं बेटा, वो बेसिकली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम लिमिट जो है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर पावर दी गई है किसको बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि आप डिसाइड करोगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, लेकिन वो 100 से ज्यादा मत कर देना।
100 से ज़्यादा मत कर देना, मैक्सिमम 100 कर सकते हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी बता रखा है कि 50 होंगे, मैक्सिमम 50 होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट भी अगर उसके पास पावर है तो वो फिर भी 100 से ज़्यादा मेंबर्स को अलाउ नहीं कर सकती पार्टनरशिप में। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना कर रखा है बेटा, 50 कर रखा है। और ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो लिमिट है ये पार्टनरशिप एक्ट में दी गई है, और पावर जो है वो भी पार्टनरशिप एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है, लेकिन उनकी पावर रिस्ट्रिक्ट हो गई है बेटा 100 तक, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा 50 लोग बहुत हैं, इसके बाद अगर 51 भी अगर हो जाएंगे ना मेंबर पार्टनरशिप के अंदर, तो हम क्या करेंगे, उसको फिर हम बोलेंगे भाई आप अपने आप को कंपनी में कन्वर्ट कराओ, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है सर। एक तो ये वाली बात हो गई मैक्सिमम और मिनिमम नंबर्स की। अब बात करते हैं सर ये जो लोग हैं ये कौन है, ये लोग कहाँ से आते हैं ये लोग। तो बेटा यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है कि ये जो पर्सन्स होने चाहिए ये कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, कॉम्पिटेंट टू एग्रीमेंट होने चाहिए, कि ये एग्रीमेंट करने लायक हो। सर लायक हो, कौन कॉम्पिटेंट और कौन कॉम्पिटेंट नहीं है वो बताओ सर। तो बेटा देखो यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी, जैसे ये है, इसको आप क्या बोलोगे, छोटी बच्ची हो क्या, हाँ बिल्कुल वही बोलोगे। ये है माइनर, यानी 18 साल से कम उम्र के जो भी लोग होंगे उनको हम पार्टनर नहीं बना सकते, वो इनकम्पिटेंट हैं। हमें कैसे चाहिए बेटा, ये पर्सन हमें चाहिए कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो भी अभी आप समझो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट को भी पढ़ने में टाइम लगता है, ठीक है। एग्रीमेंट एक ब्रॉडर टर्म है, कॉन्ट्रैक्ट एक छोटा टर्म है, ठीक। फिलहाल हमने कॉन्ट्रैक्ट की बात करी है, और इसके बारे में मैं आपको खास बात बता दूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, वो सबसे पहले आया 1872। 1932 में पार्टनरशिप एक्ट आया। तो पार्टनरशिप एक्ट बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट हुआ करता था, जिसको अलग कर दिया गया क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस बढ़ते चले गए, और जितने ज़्यादा बिजनेसेस पार्टनरशिप के फॉर्म में बढ़ते चले गए, हुआ क्या कि हमें ज़रूरत पड़ने लगी कि भाई इसके लिए हमें एक डेडिकेटेड लॉ चाहिए, हम थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का तड़का नहीं लगाएंगे, हमें अपना खुद का एक्ट चाहिए होगा। तो इसलिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आया और उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग कर दिया गया, ठीक है। ये बहुत रेयर बातें हैं जो आपको ज़्यादातर बताई नहीं जाती, लेकिन आप 12th के लिए पढ़ रहे हैं और आप एक CUET जैसे कॉम्पिटेंट एग्जाम के लिए भी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपको वो भी चीज़ें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बात करते हैं कौन, ये तो कॉम्पिटेंट की बात करें, कॉम्पिटेंट नहीं है, ये कॉम्पिटेंट नहीं है, एक ये कॉम्पिटेंट नहीं। सर आमिर खान से क्या दिक्कत है बेटा, आमिर खान नहीं है, ये पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पागल हो, ल्यूनेटिक हो, या कुछ भी, ड्रंक को भी हम इस कैटेगरी में डालते हैं, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। क्या मतलब है इसका, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पागल, ल्यूनेटिक, यानी इनकी जो मेंटल स्टेट है वो इतनी कैपेबल नहीं है कि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी एग्रीमेंट के टर्म एंड कंडीशन को सही से समझ सके। तो इसलिए कानून ने इनको अलग कर रखा है कि इनको कोई हानि ना पहुंचाए, इनको वैसे ही क्या कहते हैं मानसिक संतुलन इनका ठीक नहीं है, तो इनको कोई पागल बना करके इनका फायदा ना उठाए। फिर आता है लास्ट में ये, सर जेल में, हाँ बेटा, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो डिस्क्वालीफाइड है लॉ द्वारा कि भाई किसी को जेल हो गई, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, उसको समाज से अलग रखा गया है, ठीक है। और इसका भी यही लॉजिक है कि भाई अभी ये 18 साल से कम है, तो इनका जो है इतने सक्षम नहीं है कि टर्म एंड कंडीशन को अच्छे से समझ सकें, ये माना जाता है। इसलिए इन 3 कैटेगरी के लोगों को इनकॉम्पिटेंट माना गया है और इस पर्सन की कैटेगरी से अलग कर दिया गया है। यानी कोई भी पर्सन पार्टनर बन सकता है, इसके और इसके अलावा कंडीशंस अप्लाई, अभी आगे बताऊंगा कि यहाँ पर माइनर को भी पार्टनर बनाते हैं, लेकिन कब, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर बात आती है हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, जो एग्री है कि भाई हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, ठीक। तो शुरू से पढ़ते हैं, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब आगे पढ़ रहे हैं हु हैव एग्रीड, जो एग्री हो रहे हैं कि भाई हम शेयर करेंगे प्रॉफिट, ये आ गई हमारी इंपॉर्टेंट लाइन। और दूसरा इसी में कीवर्ड आ जाता है बिजनेस, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो शेयर द प्रॉफिट, तो सर लॉस शेयर नहीं करना, क्या हमारे मन में क्वेश्चन आएगा कि अगर सर लॉस आ जाएगा तो क्या पड़ोसी जो है वो शेयर करेंगे? नहीं, लॉस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्रॉफिट शेयर करना इज कंपलसरी, लॉस शेयर करना इज नॉट कंपलसरी फॉर एवरी टाइम, है ना। हर समय हमें लॉस शेयर नहीं करना पड़ता, और उसके लिए 2 पॉइंट दिए गए हैं। कौन सी 2 स्थिति हैं जहां पर हमें प्रॉफिट शेयर लॉस शेयर नहीं करना पड़ता? वैसे हम लॉस भी शेयर करते हैं, लेकिन 2 बार 2 सिचुएशन में नहीं करते। जैसे अगर हम माइनर को पार्टनर बना लेते हैं, क्या बेटा, माइनर को पार्टनर बना लेते हैं, या फिर हम गारंटी दे देते हैं, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, ठीक है। चलिए जी,
माइनर को पार्टनर बना लिया। सर अभी तो आप मना कर रहे थे। बेटा माइनर को पार्टनर बनाना मना किया है, लेकिन कभी अगर कोई भी फर्म अगर पार्टनर बनाना चाहती है माइनर को, तो पार्टनरशिप एक्ट में एक प्रोविजन दिया है कि आप बना सकते हो, लेकिन आप उसको लॉस नहीं दोगे। लॉस नहीं दोगे। सर क्यों? बेटा अभी जिस वजह से माइनर को हमने साइड कर दिया था कि ये भोला है, ये सीधा है, इसको कोई बेवकूफ बना करके इसको लॉस थमा देगा, इसका नुकसान हो जाएगा क्योंकि ये टर्म एंड कंडीशन को नहीं समझ सकता, तो यही तो रीजन था। तो अगर पार्टनर बनाना ही पड़ा तो हमने वो रीजन ही खत्म कर दिया कि लॉस देना ही नहीं है, हमेशा प्रॉफिट ही देना है। तो इस कंडीशन में माइनर को हम पार्टनर बना सकते हैं, और साथ ही साथ यहां पर इस कंडीशन में लॉस शेयर नहीं होगा, इसलिए ये पॉइंट हम यहां पे पढ़ते हैं। फिर आता है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। कभी कभी हमें किसी एक मान लो फेमस पर्सनैलिटी को बनाना है पार्टनर, वो कहेगा भाई मैं क्यों आऊँ, मेरे को जरूरत थोड़ी, तुम्हें जरूरत है, गारंटी देते हो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर हम गारंटी दे देंगे तो फिर चाहे लॉस हो चाहे कम प्रॉफिट हो, उसको तो उतना ही प्रॉफिट देंगे जितना हमने उसको गारंटी दे रखी है। तो इस केस में भी लॉस को हम नहीं बांटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है शेयर द प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट हर कंडीशन में शेयर होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है लॉस शेयर नहीं होगा, लॉस भी शेयर होगा, लेकिन दो कंडीशन के बिना, यानी दो कंडीशन में नहीं होगा, जैसे माइनर और गारंटी ऑफ प्रॉफिट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर बात आती है बिजनेस की। तो बिजनेस में सबसे पहली चीज लॉफुल होना चाहिए। बिजनेस कैसा होना चाहिए बेटा? लॉफुल होना चाहिए, यानी कानूनी रूप से बिल्कुल सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम हम काला धंधा कर रहे हैं या फिर कुछ गलत काम कर रहे हैं जो कानून हमें मना करता है। ठीक है, जैसे किसी की सुपारी लेना, ड्रग्स बेचना, ये सारी चीजें कानूनन अपराध हैं, तो ऐसी चीजें नहीं कर सकते। ओके, तो लॉफुल होना चाहिए। दूसरी चीज, बिजनेस में क्या कंसीडर नहीं करते, यहाँ पे भी 2 पॉइंट निकल के आते हैं। सर हर बात पे 2 पॉइंट है क्या? अरे बेटा डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है तो 2 पॉइंट का तो अलग ही रिश्ता है। कह रहे हैं कि भाई जो जॉइंट ओनरशिप होती है उसको हम पार्टनरशिप नहीं मानते, पहली बात तो ये ध्यान रखना। फिर बिजनेस की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर कह रहे हैं चैरिटेबल एक्टिविटी। चैरिटेबल एक्टिविटी करने के लिए अगर आपने पार्टनरशिप फॉर्म करी है तो हम उसको पार्टनरशिप में नहीं रख सकते। तो ये 2 चीजें मना करी, इन दोनों को हम बिजनेस कंसीडर नहीं करते, और जो चीज बिजनेस नहीं वो पार्टनरशिप नहीं हो सकती। ठीक है, आई होप यहाँ पे भी आपको अच्छी तरह क्लैरिटी आ गई होगी, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि ऐसे इस तरीके से आपने डेफिनेशन शायद ही कभी पढ़ी हो। ठीक है, चलिए, और भाई अगर आपको इस तरीके से पढ़ने में मजा आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि हम उस चीज पे फिर और ज्यादा मेहनत करते हैं, थोड़ा मोटिवेशन और आ जाता है। चलिए फिर आगे बात करते हैं कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो शुरू से पढ़ें जरा, क्योंकि बार बार रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि हम एक एक करके लाइन पढ़ रहे हैं, उसको अच्छी तरह ब्रेक डाउन करके समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस विच इज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक, तो कैरीड ऑन बाय ऑल यानी कौन कैरी करेगा? कैरी मतलब चलाएगा, कौन? ऑल चलाएंगे, या फिर एनी ऑफ देम यानी उनमें से कोई। सर ये क्या था, अभी समझाते हैं। अब देखो, सबसे सिंपल सी चीज ये है कि हमेशा ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे पार्टनर एक साथ हर जगह जाएं। भाई अगर सबको एक ही साथ एक ही जगह पे जाना होता तो फिर अकेला इंसान नहीं कर लेता काम। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि बहुत सारी एक्टिविटीज करनी होती है, भाई तुम ये वाला काम कर लो, तुम ये वाला काम कर लो, मैं ये वाला काम कर लेता हूं। समझ में आ रही है बात? तो हर काम सारे लोग मिल करके नहीं करते पार्टनरशिप में, जरूरी नहीं है, हो सकता है सारे करें, हो सकता है सारे ना करें। तो इसलिए ये लाइन लिखी गई कि कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इससे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, और इसको हम और क्या बोलते हैं बेटा? एजेंट प्रिंसिपल रिलेशन। म्यूचुअल एजेंसी वर्ड बनता है एजेंट से, और म्यूचुअल मतलब एक दूसरे के, यानी तुम भी मेरे एजेंट, मैं भी तुम्हारा एजेंट। अगर तुम मेरे एजेंट तो मैं तुम्हारा प्रिंसिपल हुआ उस टाइम पे, और अगर मैं तुम्हारा एजेंट तो तुम मेरे प्रिंसिपल हो उस टाइम पे। इसलिए ये रिलेशन क्या है बेटा? एजेंट प्रिंसिपल रिलेशन। सर थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए तो और मजा आ जाएगा। हाँ बेटा, अब देखो, अगर ABC 3 पार्टनर हैं, ABC, मैंने आपको बोला कि भाई अलग अलग काम करना पड़ सकता है। तो मान लो C गया किसी मीटिंग में, वहां पे डील क्रैक करने गया था ये, वहां पे इसने डील क्रैक करी और कह रहा है कि भाई 3 करोड़ रुपए दूंगा मैं आपको। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा,
सी वापस आए करे अरे मैंने डील क्रैक कर दी, ए और बी को बताए, वो कहेगा तो हम क्या करें, 3 करोड़ में करके, आप पागल है भाई। तो अब ऐसा नहीं हो सकता, सी ने अपने लिए कोई डील क्रैक नहीं करी, वो गया था किसके बिहाफ पर, ए के बिहाफ पर, बी के बिहाफ पर, या सी खुद के बिहाफ पर गया था, वो गया था पूरी फर्म के बिहाफ पर। सर फर्म क्या होती है बेटा, फर्म इन तीनों को मिला करके ही हुई, यानी ये सी जो गया वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मीटिंग के अंदर, पूरी फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर वो पूरी फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा तो पूरी फर्म में ए बी सी तीनों आते हैं, तो यानी इसके एक्ट ने इन तीनों को ही बाइंड कर दिया, बांध दिया। बात समझ में आ रही है? तो एक एजेंट ही अपने प्रिंसिपल को, एजेंट ही अपने प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल कौन है, ए भी है, बी भी है, और सी खुद का भी प्रिंसिपल हुआ इस केस में। समझ में आई बात? तो इसने तीनों को ही बांध दिया अपने एक्ट के थ्रू। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से हमने पूरी डेफिनेशन को अच्छे से समझा, और हमने साथ साथ क्या किया, हमने साथ साथ इसको मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समझ लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि पार्टनर कौन है, फर्म कौन है, फर्म का नाम क्या है। तो अगर हम देखें तो भाई पर्सन एंकर्ड इनटू पार्टनरशिप, जो भी पार्टनरशिप में एंकर करता है पर्सन, उसको हम पार्टनर बोलते हैं। ठीक है, इंडिविजुअली तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, पार्टनर बोलेंगे। लेकिन अगर हम उसको कलेक्टिवली बोलेंगे तो बेटा क्या बोलेंगे, फर्म बोलेंगे, कि ये सारे पार्टनर हैं, तो इन सबको एक साथ देखते हैं, ये हो गई हमारी फर्म। ठीक है, और जिस फर्म जो बिजनेस कर रहे हैं, जिस नाम के अंडर बिजनेस किया जा रहा है पार्टनरशिप का, उसको हम बोलते हैं फर्म नेम। सिंपल है। फिर बात करते हैं नेचर ऑफ अकाउंटिंग, नेचर ऑफ पार्टनरशिप की, कि नेचर क्या है। तो 2 पॉइंट ऑफ व्यू है, पहला है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भाई अकाउंटिंग चाहे पार्टनरशिप की हो, चाहे सोल प्रोप्राइटर की हो, चाहे वो कंपनी अकाउंट हो, कुछ भी हो, कंपनी की फॉर्म में बिजनेस किया जा रहा है, बिजनेस बिजनेस होता है। और उसके लिए कंसेप्ट आता है अकाउंटिंग के अंदर, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो हमें बताता है कि बिजनेसमैन और बिजनेस अलग होते हैं, पार्टनर और पार्टनरशिप अलग होती है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। कि अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम पार्टनरशिप फर्म की कर रहे हैं, ना कि पार्टनर के लिए कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो पार्टनरशिप इज सेपरेट, पार्टनरशिप इज सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर, दिस इज कॉल्ड बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। फिर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो लीगल कब होता है, कानूनी बात कब होती है, जब कागज पे लिखे जो खत तुझे है, यानी हमने कुछ एग्रीमेंट बना लिया, तो एग्रीमेंट क्या है, इनको लीगली बाउंड करता है, तो इसलिए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी आता है। ठीक, तो पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये एक सेपरेट एंटिटी नहीं है। ठीक है, लीगल एंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर पार्टनर्स का एग्रीमेंट टूट जाएगा, पार्टनर्स अलग अलग हो जाएंगे, तो फिर वो पार्टनरशिप रही कहाँ, फर्म कहाँ बनी, फर्म नहीं रह पाई। ठीक है, तो ये किसकी वजह से एग्जिस्टेंस में आती है बेटा, एग्रीमेंट की वजह से। इसलिए अगर एग्रीमेंट नहीं तो पार्टनर, वो आपस में पार्टनर नहीं कहलाएंगे। एग्रीमेंट से ही तो रिलेशन बना था, याद है ना, अभी डेफिनेशन में पढ़ाया था। और एग्रीमेंट खत्म तो रिलेशन खत्म, रिलेशन खत्म तो पार्टनरशिप नहीं, तो इसलिए वो सेपरेट नहीं है। पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर एक ही है, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक, फिर बात करते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर क्या है पार्टनरशिप के, ये अभी पढ़ाया मैंने, इसको ज़्यादा हम डिटेल में नहीं लेके जाएंगे। 2 और मोर पर्सन, अगर कुछ ऐसा होगा जो मैंने नहीं बताया वो मैं बता दूंगा। 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए बेटा, 50 होने चाहिए, ये नहीं बताया था मैंने। कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 464 में ये बात लिखी हुई है। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर भी मिली है। ठीक है, अच्छा ओके, अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर इसने दी थी, मैंने आई थिंक वहां पे पार्टनरशिप एक्ट बता दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर इसने दी थी। ठीक है, उस चीज को करेक्ट कर लेना, वहां पे आई थिंक मैंने कंपनी एक्ट नहीं बोला, हमने पार्टनरशिप एक्ट बोल दिया। ठीक है, करेक्ट कर लेना। फिर बात करते हैं एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट रिटन हो सकता है, ओरल हो सकता है, मैंने बताया। ठीक है, फॉर अ पीरियड हो सकता है, एट अ विल हो सकता है, कि भाई मैं चाहूँ तो पार्टनरशिप, हमने एग्रीमेंट साइन कर 10 साल के लिए हम बिजनेस करेंगे, 10 साल तक हम पार्टनर रहेंगे, उसके बाद पार्टनर नहीं रहेंगे। ये तो हो गया पीरियड वाइज। अगर हम बात करते हैं एट विल का मतलब क्या होता है बेटा, एट विल का मतलब होता है कि भाई हमने क्या करा, हमने कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं करा। हमने क्या किया, हमने बोला कि चलो यार जब तक पार्टनरशिप होगी तब तक करेंगे, तो ये है। उसके बाद लॉफुल बिजनेस के बारे में बात हो गई, जॉइंट ओनरशिप नहीं हो सकती, चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं हो सकती पार्टनरशिप। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में पता है, नॉट एसेंशियल टू शेयर लॉसेज। ठीक है,
बाय एवरी पार्टनर, 2 पॉइंट बताए थे, माइनर वाला और गारंटी वाला, ठीक है। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, वो भी बताया, जिसको हम एजेंट प्रिंसिपल रिलेशन बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। सब कुछ एक्सप्लेन किया मस्त एकदम। फिर बात करते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर की। ये अच्छा है टॉपिक, बहुत बढ़िया है। तो राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, हर पार्टनर का राइट होता है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सके, अपने हिसाब से अपनी पार्टनरशिप फर्म को मैनेज कर सके। बी कंसल्टेड, ठीक है, अबाउट अफेयर ऑफ बिजनेस, उससे भाई बात पूछा जाए, विचार विमर्श किया जाए कि भाई बिजनेस में कुछ भी हो रहा है तो भाई मेरी भी राय लोगे कि नहीं लोगे, वो उसका राइट होता है, ठीक है। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट, ठीक है। तो इंस्पेक्ट करता है भाई बुक्स ऑफ अकाउंट को, ठीक है। कोई भी पार्टनर है उसका राइट है कि वो अपने अकाउंट्स को देख सकता है और उसकी एक कॉपी निकलवा के भी रख सकता है। राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेज इन द एग्रीड रेशो, एग्रीड रेशो में उसको प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने का राइट होता है। रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू फर्म, भाई फर्म को अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट रिसीव करने का राइट होता है। और अगर कुछ भी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, सॉरी पार्टनरशिप डीड के अंदर नहीं लिखा हुआ तो हम पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से 6% पर एनम का इंटरेस्ट दे देते हैं। राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट, अब जैसे मैंने बताया कई बार इंसान होता है जहां पे उसको सडन डिसीजन लेना पड़ता है और वो अपने पार्टनर से विचार विमर्श नहीं कर सकता, कंसल्ट नहीं कर सकता, तो उसको वहां पे भी राइट मिल जाता है कि वो अपनी बेस्ट जजमेंट, कि जो उसका बुद्धि जितनी काम करती है उसके बेसिस पे वो अपना एक्ट कर सकता है और उसको कोई फिर उसे कोई गलत नहीं बोल सकता कि तुमने अपने फायदे के लिए करा, उसका राइट है, ठीक है। राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के एडमिशन को डिसअलाउ, है ना, नए पार्टनर के एडमिशन को डिसअलाउ कर सकता है कोई भी नया पार्टनर, उसके पास राइट होता है। और रिटायर फ्रॉम द फर्म, फर्म से रिटायर होने का भी राइट होता है। बी इंडेमनीफाइड अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ठीक है। फर्म के बिहाफ पर अगर पार्टनर ने कोई पेमेंट करी है तो पार्टनरशिप फर्म उसको इंडेमनीफाई करेगी। इंडेमनीफाई का मतलब क्या होता है कि जो मैंने पैसा खर्चा अपने फर्म के बिहाफ पर, बेसिकली फर्म का खर्चा होना चाहिए, मैंने अपनी पर्सनल जो जेब थी उसके अंदर से पैसा निकाल करके दिया, तो भाई मेरा राइट है कि मैं पार्टनरशिप फर्म से वो पैसा ले लूँ कि भाई मेरा पैसा था, खर्चा मेरा थोड़ी था, फर्म का था, ठीक। चलिए फिर बात करते हैं आगे। फॉर मैक्सिमम लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स के बारे में बात करते हैं। सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर, अब यहाँ पे 2 बातें बोली, इसको मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। वो क्या है बेटा, पहली चीज ये है कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस करता है, सिमिलर बिजनेस करता है इन कंपटीशन टू द पार्टनरशिप, अपनी ही पार्टनरशिप के कंपटीशन में सिमिलर बिजनेस कर दिया, एक और पार्टनर कहीं से ढूंढ के, है ना, अगले शहर में खोल दिया, तो वो क्या कर रहा है बेटा, वो धोखा दे रहा है, और वो धोखा दे करके क्या कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। तो उस प्रॉफिट को भी वो सरेंडर करेगा अपनी पार्टनरशिप फर्म को। किसको बेटा, अपनी फर्म को पे करेगा। मान लो एबीसी 3 पार्टनर थे, सी ने क्या करा, डी के साथ भी पार्टनरशिप कर दी, ठीक है, सेम बिजनेस किया, तो भाई अब वो क्या करेगा, वो एबीसी के जो पार्टनरशिप है वहां से कस्टमर लेकर जाएगा वहां पे, तो धोखा हो रहा है, वहां पे जो प्रॉफिट कमा रहा है वो अब इसको ला करके वापस देना पड़ेगा। If profit is earned by a partner from any transaction of the firm or from the use of firm's property or business connection, the profit so earned shall be paid to the firm. अब यहां पर भी जो प्रॉफिट कमाया वो भी फर्म को लाकर देना पड़ेगा। सर क्या, कौन सा प्रॉफिट बेटा, अगर मान लो किसी पार्टनर ने बिजनेस की किसी ट्रांजैक्शन से, किसी कनेक्शन से, या फिर प्रॉपर्टी, फर्म की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करके कोई पैसा कमाया है, अर्निंग करी है, तो इन तीनों कंडीशन में जो भी प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट भी पे किया जाएगा। संडे को छुट्टी होती है ऑफिस की, ऑफिस में क्या कहते हैं, एक बर्थडे पार्टी क्या कहते हैं हमने सेलिब्रेट करवा दी, उसके लिए 50,000 रुपये ले लिया। अरे भाई गलत बात है ना, तो ये 50,000 रुपये किसके हाथ में जाना चाहिए, ये पार्टनरशिप फर्म के हाथ में जाना चाहिए। और ये बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में, है ना। एक था रिटर्न एग्रीमेंट, आपको पता ही होगा। ओके, तो ये क्या है बेटा, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल हेल्प करता है किस चीज़ को अवॉइड करने में, डिस्प्यूट को अवॉइड करने में, डिस्प्यूट आपस में कोई पंगा हो जाए उसके लिए। कंटेन्स टर्म एंड कंडीशन, ये टर्म एंड कंडीशन कंटेन करता है, इसके अंदर टर्म एंड कंडीशन होती है, राइट्स होते हैं, ड्यूटी होती है, लाइबिलिटी होती है, जो कि मैं बता चुका हूँ। डिफाइंस रिलेशन अमंग द पार्टनर, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये कौन बताता है, ये पार्टनरशिप डीड बताती है। और लीगल डॉक्यूमेंट, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो सारे पार्टनर साइन करते हैं। ओके,
इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव पार्टनरशिप डीड, है ना, मैंने आपको बताया था ना ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है, तो पार्टनरशिप डीड होना कोई जरूरी नहीं है। और प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी अप्लाइड इन केस इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड का कोई पॉइंट साइलेंट है, तो उस केस के अंदर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो प्रोविजन है, जो बातें लिखी गई हैं, वो अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, ये तो भाई थ्योरी वाला पोर्शन हो गया। अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं जो न्यूमेरिक करने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। ठीक, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा? पीएसआर। पीएसआर क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जिस भी रेशियो में प्रॉफिट शेयर होगा वो इक्वल होगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, ड्राइंग पे इंटरेस्ट कोई चार्ज नहीं करेगा, और कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं दी जाएगी, सैलरी बोनस कमीशन। 6% पर एनम इंटरेस्ट अलाउ होगा किसी भी पार्टनर को अगर उसने अपनी फर्म को कोई लोन दे रखा है या एडवांस दे रखा है, जो कि अभी मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट याद रखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जब हम पार्टनरशिप के अंदर एंटर कर ही चुके हैं तो हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि भाई यहाँ पर 2 तरह की आइटम्स होती हैं। जैसे हम सोल प्रोप्राइटर के केस के अंदर 11th क्लास में जब हमने फाइनल अकाउंट्स पढ़े थे तो वहाँ पे हमें बताया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। तो सारी आइटम को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बांटा था। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आइटम्स को बांटेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो जो भी चीजें चार्ज होती हैं, चार्ज का मतलब वो क्या? कंपल्सरी होती है, कंपल्सरी चार्ज, टेलीफोन चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे, चाहे तुम्हें लॉस हो या प्रॉफिट हो, डजेंट मैटर। तो हर कंडीशन में ये देने पड़ते हैं। जैसे सैलरी टू एम्प्लॉय काम कर रहा है, आपको लॉस हो गया, उसे क्या मतलब है? वो काम ही इसलिए कर रहा है कि उसको सैलरी मिले, तुम्हें लॉस हो या ना हो तुम देखो। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, तो ये सारे चार्जेस जो होते हैं बेटा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को आगे से हम क्या लिखेंगे? CAP, शॉर्ट में क्या बोलेंगे बेटा? CAP। फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बेटा इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे बेटा? AOP, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, एप्रोप्रिएशन बेसिकली क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन तभी होता है जब कुछ हो, यानी यहाँ पर प्रॉफिट का होना जरूरी है। प्रॉफिट नहीं होगा तो देयर आर चांसेस कि हम क्या करेंगे बेटा? हम एप्रोप्रिएशन नहीं करने वाले। ठीक है, तो सर इसके एग्जांपल दे दो कुछ। तो बेटा सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर ने बोला कि भाई हमें सैलरी चाहिए, तो पार्टनर कौन है? मालिक है। अगर लॉस हो गया तो तब भी वो रोएगा क्या मुझे सैलरी चाहिए, मुझे सैलरी चाहिए? नहीं भाई, वो बिजनेस करने आया है, लॉस हो गया, मुझे नहीं पता, मुझे सैलरी दो। अरे भाई तुम अपने ही बिजनेस को तबाह कर रहे हो। तो ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ एम्प्लॉय को सैलरी देना कंपलसरी, क्योंकि उसका वो लेना देना नहीं है, वो मालिक नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट दो, अरे नहीं देंगे भाई अगर लॉस होगा तो। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, रेम्यूनरेशन क्या बताया मैंने अभी? सैलरी, बोनस, कमीशन, अगर पार्टनर को दिया जा रहा है तो बेटा वो क्या है? रेम्यूनरेशन है। तो ये भी हम नहीं देंगे अगर लॉस हो रहे हैं, तो प्रॉफिट होंगे तो ही दिए जाएंगे। और ये सारी चीजें कहाँ पे आएंगी बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर ये कौन सा अकाउंट है बेटा? ये पार्टनरशिप में बनाया जाता है, ये एक एक्सटेंडेड वर्जन है किसका? PL एप्रोप्रिएशन का, सॉरी PL अकाउंट का। तो जो PL अकाउंट आप बनाते हो तो उसका एक एक्सटेंडेड फॉर्म है जो सिर्फ पार्टनरशिप बनाती है बेसिकली। ठीक है, यहाँ तक आपको बाइफर्केशन समझ में आनी चाहिए, और इसके आगे भी हम इसको थोड़ा और समझेंगे बिना किसी टेंशन के। लेकिन उससे पहले हम PL एप्रोप्रिएशन की शक्ल देखना चाहेंगे कैसी होती है। तो बेटा देखो, जैसे कि ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर हम PL बनाते हैं, तो PL के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट इधर ट्रांसफर हो जाता है। सेम वैसे ही यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया हुआ है PL अकाउंट के अंदर, तो PL से किस में ट्रांसफर होगा? PL एप्रोप्रिएशन में होगा, और देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, PL एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे नेट प्रॉफिट आपको दिखाई देगा। ओके सर, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे भी लिखा नेट लॉस। सर आप तो मना कर रहे थे लॉस होगा तो PL नहीं बनेगा। हाँ बेटा सुनो मेरी बात, जब लॉस होगा तो 1-2 कंडीशन ऐसी हैं जहां पर बना सकते हैं। जैसे मान लो लॉस हुआ 600 रुपए का, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बेटा ये PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे इनकम ही आती है, इनकम ही आती है, टेंशन मत लो। जैसे PL के अंदर इधर इनकम आती है और डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस आते हैं, ऐसे ही PL एप्रोप्रिएशन में भी इधर क्या आएगी बेटा? इनकम ही आएगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर मान लो 600 रुपए से ज्यादा है, यानी हमारे लॉस से ज्यादा है, मान लो 800 रुपए है, तो अब क्या हो गया बेटा? 200 रुपए हम
है ना, पॉजिटिव अमाउंट में चले गए, यानी हमारे पास 200 रुपये बांटने के लिए हैं, तो हम अब उस केस में इस 200 रुपये को अप्रोप्रिएट कर सकते हैं इन पार्टनर्स में। ठीक है सर, ये 800 रुपये जो है ये हमारी इनकम कैसे है? बेटा देखो, ये हमारा बिजनेस, ये हमारा पार्टनर, इसने ड्राइंग करी यानी पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए। तो अब फर्म बोल रही है कि चलो हमें इंटरेस्ट दो इस पर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, IOD। तो बेटा अब फर्म को मिल रहा है और फर्म के बेसिस पे ही हम अकाउंटिंग करते हैं। फर्म को मिल रहा है जो चीज़, वो इनकम ही तो होगी, और इनकम होगी तो कहाँ आएगा बेटा? क्रेडिट साइड पे आएगा, PL एप्रोप्रिएशन के। ईजी है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे बाकी सारे एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, A और B को दिया, सैलरी दी पार्टनर को, कमीशन दी पार्टनर को, रिजर्व बनाया, ठीक है, ये सब क्या एक्सपेंसेस हैं। और जो बच जाएगा, बच गया, जो बच जाएगा वो बेटा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा या फिर करंट अकाउंट में चला जाएगा। सर करंट अकाउंट क्या होता है बेटा? आगे पढ़ेंगे भी, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। दिल के कुछ सवाल हैं, क्या है? सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन की बात नहीं करी, अभी 6% कुछ कह रहे थे ना आप, तो वो उसके बारे में तो बात ही नहीं करी। और अगर सर पार्टनर रेंट रिसीव करे अपनी फर्म से, उसके बारे में बता दो थोड़ा। तो बेटा ध्यान से सुनो, कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, अपने ही बिजनेस को अगर कोई लोन दे रहा है, पार्टनर लोन दे रहा है, तो बेटा ये तो बैंक से भी जाके लोन ले सकते थे और इंटरेस्ट चार्ज करा, इसने थर्ड पार्टी एक्ट करा। पार्टनर ने क्या करा बेटा? थर्ड पार्टी एक्ट। तो ये और ये क्या है बेटा? थर्ड पार्टी एक्ट है, थर्ड पार्टी एक्ट। और ये थर्ड पार्टी एक्ट है तो ये क्या है बेटा? कंपलसरी टू पे है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आपको यहाँ पे पार्टनर देखकर लग रहा होगा कि एप्रोप्रिएशन होगा, क्योंकि जो भी चीज पार्टनर को देते हैं वो क्या होती है बेटा? एप्रोप्रिएशन होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये थर्ड पार्टी एक्ट है, परायों वाला काम करा है। ठीक है, और जब इन्होंने पराये वाला काम करा तो हम इसको चार्ज ही मानेंगे, इनको कंपलसरी देना पड़ेगा हमें पैसा। ठीक है सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंट्री बताओ बेटा। देखो अब चाहे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन में भी हमने मेन अंतर क्या पढ़ा कि सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट PL में जाता है और जो एप्रोप्रिएशन है वो कहाँ जाएगा? वो PL एप्रोप्रिएशन में जाएगा। बिल्कुल सही। तो बेटा वो भी यहाँ पे भी वही होगा। अगर भाई हमने लोन पे इंटरेस्ट दिया तो हमारा एक्सपेंस डेबिट तो होगा ही होगा, और एक्सपेंस अगर डेबिट होगा तो पार्टनर के लोन अकाउंट में उसको हम क्रेडिट कर देंगे, यानी अपनी लायबिलिटी बढ़ा देंगे। और एक्सपेंसेस यहाँ पे रिकॉर्ड हुए, लेकिन जब हम उसको फाइनल अकाउंट में लेकर के जाएंगे तो बेटा फाइनल अकाउंट के कौन से हिस्से में जाएगा? PL के हिस्से में जाएगा, PL एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। ठीक है, और ये होती है राइट ऑफ की एंट्री, इसको बोलते हैं राइट ऑफ करना, जब फाइनल अकाउंट में लेकर के जाते हैं। ओके, ऐसे ही रेंट के बारे में बात करते हैं तो रेंट एक एक्सपेंस है, डेबिट ही होगा, कैश देंगे या फिर रेंट पेबल, यानी हमारा अभी रेंट पे नहीं हुआ तो ये हमारी लायबिलिटी बन के आ जाएगा। लेकिन जब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फाइनल अकाउंट में लेकर जाएंगे तो ये राइट ऑफ हो जाएगा। तो पहले होता है रिकॉर्ड, फिर होता है राइट ऑफ। आई बात समझ में? ईजी है, और आपको रीजन भी समझ में आ गया PL अकाउंट में जा रहा है, क्यों जा रहा है ना। फिर बढ़ते हैं आगे। अब जर्नल एंट्री बाकियों के बारे में बता दो सर। एप्रोप्रिएशन की जनरल एंट्री नहीं बताई थी आपने, लो भाई बाकी एप्रोप्रिएशन की एंट्री देख लो। अब बेटा रिकॉर्ड होगा और PL एप्रोप्रिएशन में जाएगा, PL में नहीं जाएगा क्योंकि ये AOP है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो भी एक्सपेंस है, डेबिट साइड पर आ रहा था ना PL एप्रोप्रिएशन के, है तो एक्सपेंस, पार्टनर के कैपिटल में चला जाएगा, लेकिन राइट ऑफ करने के लिए उसको PL एप्रोप्रिएशन में लेके जाएंगे। फिर बात करते हैं, सैलरी दी, बोनस दिया, कमीशन दिया पार्टनर को, ये भी एक्सपेंस है जो कि कंपलसरी नहीं है, यानी ये AOP है ये भी। ठीक है, और किसको दे रहे? पार्टनर को दे रहे, तो पार्टनर के कैपिटल में चला जाएगा। ठीक है, और ये जब राइट ऑफ होगा तो बेटा कहाँ आएगा? PL एप्रोप्रिएशन में आएगा। फिर बात करते हैं, अगर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करी, देखो ये एक्सपेंस था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है बेटा? इनकम है, इसलिए क्रेडिट हो रही है, और क्रेडिट हो रही है तो किससे ले रहे हैं हम पार्टनर से कह रहे हैं हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दो। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हमने इससे ले ली तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कैपिटल कम होती है तो डेबिट होती है, और ये राइट ऑफ होगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है बेटा इनकम थी, क्रिएट हुई थी, रिकॉर्ड की थी, तो हमने क्या करा था? क्रेडिट करा था। अब इसको डेबिट करके राइट ऑफ कर देंगे और कहाँ लेकर जाएंगे? PL एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे। ठीक है, आसान है, सिंपल है, सरल है। आगे बढ़ते हैं। अब रिजर्व के बारे में तो बताया ही नहीं है ना, तो रिजर्व का तो बता दो कुछ। तो भाई रिजर्व की भी एंट्री होगी, बहुत सिंपल है। रिजर्व इज एन अमाउंट सेट असाइड फ्रॉम द प्रॉफिट।
तो प्रॉफिट कहाँ पे है, प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन में डाल दिया इस बार हमने, और पीएल एप्रोप्रिएशन से अगर हम पैसा निकाल कर रिजर्व में डालेंगे तो रिजर्व बढ़ जाएगा, और रिजर्व क्रिएट होता है तो क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट करते हैं। तो देखो रिजर्व क्रेडिट हुआ और क्या कम हो गया, हमारा प्रॉफिट कम हो गया। प्रॉफिट कहाँ पे था, पीएल एप्रोप्रिएशन में था। प्रॉफिट कम होगा तो डेबिट कर दिया। प्रॉफिट कम होने का मतलब क्या बोल सकते हैं, लॉस हो गया एक तरह से। ठीक है सर, दूसरी एंट्री बेटा, दूसरी एंट्री राइट ऑफ करना है क्या, नहीं राइट ऑफ क्यों करेंगे बेटा, ये एक्सपेंस नहीं है, रिजर्व एक एक्सपेंस नहीं है, एक लाइबिलिटी है। क्या है बेटा, लाइबिलिटी है, तभी तो ये क्रिएट होते वक्त क्रेडिट हुआ है। तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी की जर्नल एंट्री कर ली, पीएल एप्रोप्रिएशन में आ गया। दूसरा इंपैक्ट तो होना ही है, तो दूसरा इंपैक्ट बैलेंस शीट के अंदर होगा। लाइबिलिटी साइड पे हम दिखा देंगे बेटा इसको, कहाँ पे, लाइबिलिटी साइड पे दिखा देंगे रिजर्व नाम से, है ना। तो ये दूसरा इंपैक्ट, तो दो इंपैक्ट हमेशा होते ही हैं। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट्स की। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, तो भाई कैपिटल अकाउंट हमने पढ़ा हुआ है। कैपिटल अकाउंट यानी जो मालिक लोग होते हैं उनका पैसा, उसको रिप्रेजेंट करता है कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ पर एक मालिक नहीं है, दो मालिक हैं, दो से ज़्यादा ही हैं, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आप पहले कैसे बनाते थे सर, ऐसे ही बनाते थे, ये देखो। ठीक है, ये अमाउंट का कॉलम ये रहा, और यहाँ पे पर्टिकुलर ऐसे होता था बेटा। यहाँ पे तो दो से ज़्यादा है, तो हम सर ऐसा कर लेंगे ना, ए इज कैपिटल अकाउंट, मान लो ए पार्टनर तो ए इज कैपिटल अकाउंट, बी है तो बी इज कैपिटल अकाउंट। हाँ बेटा ऐसे कर सकते हो, लेकिन आपको नहीं लगता कितने अकाउंट बनाओगे, तो बेटा एक और तरीका है, जितने पार्टनर उतने कॉलम। मान लो दो पार्टनर ए और बी, यहाँ पे पर्टिकुलर आ जाएगा, बस ऐसे कर सकते हो। तो ये एक तरीका हो गया, दोनों तरीकों से कर सकते हो, लेकिन इसके मेथड है। पहला मेथड है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, यानी आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो लेकिन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से। तो यहाँ पर दो अकाउंट्स बनते हैं, एक है कैपिटल अकाउंट, एक है करंट अकाउंट। यहाँ पे बोला फिक्स्ड कैपिटल, यानी कैपिटल को फिक्स रखना चाहते हैं, तो कैपिटल को फिक्स रखने के लिए कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। और जो भी डेली बेसिस पे खर्चे होते हैं, पार्टनर का कम ज़्यादा प्रॉफिट आया गया, ठीक है, एक्सपेंस हुआ, ये सारी चीज़ें, वो सब बेटा करंट अकाउंट में आता है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं जो भी हैं। तो सर जो हमारा अमाउंट फिक्स है कैपिटल अकाउंट के अंदर, उसको कभी चेंज नहीं करते। हाँ बेटा करते हैं, लेकिन जब कुछ बिग चेंज होता है तभी करते हैं। कोई बहुत बड़ा चेंज होना चाहिए, जैसे एडिशनल कैपिटल लगा दी, ठीक है, 2 रुपये तो लगाएंगे नहीं, 4 रुपये तो लगाएंगे नहीं, बड़ी कैपिटल होती है। या फिर कैपिटल को ही विथड्रॉ कर लिया, बहुत बड़ी ड्राइंग जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, अपने बेटे को लंदन भेज के MBA करवानी थी, पर्सनल खर्चा था भाई। अब जो प्रॉफिट कमा रहे हो उसको निकालोगे कि कैपिटल, प्रॉफिट इतना होता है, कैपिटल ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है, तो कैपिटल विड्रॉ कर ली। तो बड़े बड़े चेंजेस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। एडिशनल कैपिटल क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगी, ये हमारी कैपिटल को बढ़ा रहा है। और कैपिटल विड्रॉन क्या बेटा, डेबिट हो जाएगी, हमारी कैपिटल को कम कर रहा है। करंट अकाउंट भी कैपिटल है, बस नाम उसका करंट अकाउंट है, ठीक है। और उसमें सारी चीज़ें आएंगी जो बाकी बची हुई हैं, जैसे ड्राइंग हमने करी, ये कैपिटल विड्रॉन बड़ी ड्राइंग, और ये ड्राइंग कौन सी बेटा, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। क्या है बेटा, आउट ऑफ प्रॉफिट है। और ये कैपिटल विड्रॉन क्या है, ये ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है, ठीक है। तो दो अलग अलग तरह की ड्राइंग है। तो जो आउट ऑफ प्रॉफिट है वो करंट अकाउंट में जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इस ड्राइंग पे इंटरेस्ट दिया तो वो भी इसमें जाएगा। लॉसेज हुआ वो भी इधर जाएंगे, ये सब कुछ तीनों चीजें डेबिट हो जाएंगी। अब अगर लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ, या फिर सारे अप्रोप्रिएशन क्या, सैलरी दी पार्टनर को, तो पार्टनर को सैलरी देने पे पार्टनर की सैलरी मतलब कैपिटल बढ़ती है, और यहाँ पे तो करंट अकाउंट में चेंजेस हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें कैपिटल को बढ़ा देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब दूसरी तरफ मेथड है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। इसका मतलब पता है क्या है, कि हमें फर्क नहीं पड़ता चेंजेस आए या ना आए, हमें कैपिटल को फिक्स रखना ही नहीं है, तो एक ही अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा कैपिटल अकाउंट, हमें करंट अकाउंट की जरूरत ही नहीं है। और ये सारी ही चीजें उठा करके इन्होंने यहाँ रख दी कि सब कुछ इसके अंदर होगा, ठीक है, चाहे ड्राइंग करें चाहे कैपिटल विड्रॉ करें, वो सब कुछ बड़े चेंज छोटे चेंज सब एक जगह पे, लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, कुछ हो, सब कुछ डेबिट कर देंगे हम यहीं पे एक ही कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। कैपिटल आ जाए चाहे प्रॉफिट आ जाए चाहे एप्रोप्रिएशन आ जाए, ये सब क्या कर देंगे बेटा, क्रेडिट कर देंगे। समझ में आया, इजी, बढ़ो आगे, करो आगे। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। भाई कैपिटल पे इंटरेस्ट अभी सर आप बताए थे, डेबिट साइड पे पीएल एप्रोप्रिएशन क्या आता है। हाँ बेटा, और ध्यान से देखें तो देखो कैपिटल किसने दी, ये हमारा बिजनेस, हमारी फर्म, ये हमारा पार्टनर, इसने कैपिटल दी,
तो कैपिटल देते वक्त ये बोल सकता है कि भाई मुझे इंटरेस्ट दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो फर्म दे रही है पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये एक्सपेंस हुआ। क्या हुआ बेटा? एक्सपेंस हुआ। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूं। तो भाई देखो सिंपल सी चीज़ है, हमारी एक टाइमलाइन होती है, टाइमलाइन के बेसिस पे हम काम करते हैं, टाइमलाइन के बेसिस पे हम काम करते हैं। और ये ओपनिंग है, ओपनिंग से हम क्लोजिंग तक जाते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस हो सॉरी ड्राइंग माइनस होती है, एडिशनल कैपिटल लगाते हैं तो वो प्लस हो जाती है, प्रॉफिट होता है तो ऐड कर देते हैं, लॉस होता है तो माइनस कर देते हैं, ठीक है। चलो सर ये बात बिल्कुल बढ़िया बताइए आपने। सर क्या करें इसका? देखो जो भी हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना होता है बेटा वो ओपनिंग पे ही होता है। किस पे बेटा? ओपनिंग बैलेंस पे होता है, ठीक है। और अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है तो फिक्स्ड कैपिटल की बात करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल की बात करते हैं, करंट के बारे में बात नहीं करते, उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता, सिर्फ फिक्स पे मिलता है, और फिक्स पे भी फिक्स के ओपनिंग बैलेंस पे मिलता है। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है तो भी वो कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस पे। तो सर आपको क्या प्रॉब्लम है? बेटा प्रॉब्लम ये है कि ये ज़्यादातर हमें क्लोजिंग बैलेंस देते हैं और हमें चाहिए क्या? ओपनिंग बैलेंस चाहिए। तो सर क्या दिक्कत है? नॉर्मल कैलकुलेशन करके हम कुछ नहीं कर सकते? नहीं बेटा, अब हमें रिवर्स आना पड़ेगा, हमें वहाँ से वापस आना पड़ेगा और हमें रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और रिवर्स कैलकुलेशन क्या है कि ड्राइंग पहले माइनस हुई थी अब ऐड कर दो, एडिशनल कैपिटल पहले ऐड हुई थी अब माइनस कर दो, प्रॉफिट पहले ऐड हुआ था अब माइनस कर दो, लॉस पहले माइनस होता अब ऐड कर दो। तो हम वापस से कहाँ पहुंच जाएंगे बेटा? ओपनिंग बैलेंस पे पहुंच जाएंगे। और ओपनिंग बैलेंस पे पहुंचने के बाद हम यहाँ पे रेट लगाएंगे, जो भी हमें रेट दिया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो 10% है तो 10% लगा दिया, किस पे? ओपनिंग अमाउंट पे, बस बात खत्म। ऐसे होता है, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभी होगी, क्लासेस लगेंगी उसके लिए भी, अभी हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, ठीक है। आइए अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। सबसे प्यारा टॉपिक है, पेपर में बहुत ज़्यादा आएगा, चाहे CUET हो चाहे आपकी क्लास 12th हो, बहुत आएगा। सर कैसे? तो बेटा देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना ऐसा नहीं है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, चेंज है यहाँ पे। और इसके लिए अलग अलग हमें कैटेगरी बनानी पड़ जाती है। पहली कैटेगरी आती है इरेगुलर ड्राइंग, फिर आती है रेगुलर ड्राइंग, फिर अदर की एक कैटेगरी बना रखी है हमने। कहने का मतलब है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने ये कैटेगरी बनाई है, वैसे कोई ऐसी कैटेगरी है नहीं, हम इस तरह से इसके कॉन्टेक्स्ट में ये बनाते हैं। इरेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या है भाई? देखो आपका अमाउंट है और आपका टाइमिंग है। क्या आप मान लो क्या करते हो बेटा, आप मान लो हर बार 2,000 रुपये निकालते हो तो आपका जो अमाउंट है वो सेम है, लेकिन कभी आप आज निकाल रहे हो तो कभी एक हफ्ते बाद निकाल रहे हो, कभी एक साल क्या कहते हैं 4 महीने बाद निकाल रहे हो, तो आपका जो टाइमिंग है वो टाइम गैप अलग अलग है, डिफरेंट है। तो इस वजह से क्या है, इरेगुलर ड्राइंग हो जाती है। हो सकता है आप हर महीने की शुरुआत में पैसा निकाल रहे हैं, आपका टाइम सेम है, लेकिन कभी 200 रुपये, कभी 500 रुपये, कभी 5,000 रुपये, यहाँ पे आपका अमाउंट सेम नहीं है। तो यहाँ पे भी दोनों चीज़ें सेम नहीं है, ये भी इरेगुलर ड्राइंग है। ऐसा भी हो सकता है ना आपकी अमाउंट सेम है ना आपकी टाइमिंग सेम है, तो इन तीनों ही कंडीशन में इरेगुलर ड्राइंग होती है। और इस पे जो कैलकुलेशन होती है वो हम इंडिविजुअल ड्राइंग पे लगाते हैं, एक एक ड्राइंग को उठाएंगे, हर ड्राइंग पे रेट अप्लाई करेंगे और हर ड्राइंग का टाइम देखेंगे, कितने टाइम के लिए हमने ड्राइंग करी है, सब कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, एक नॉर्मल कैलकुलेशन जैसे करते हैं एक ड्राइंग की। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे भी अमाउंट क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए और टाइमिंग सेम होनी चाहिए, तभी जाके वो रेगुलर ड्राइंग कहलाएगी। और इसके लिए अलग फंडा और पेपर में ये आता है ज़्यादा, ठीक है। कैसे? यहाँ पे बेटा हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है थोड़ा सा। यहाँ पे इंडिविजुअल ड्राइंग नहीं लेते, यहाँ पे टोटल ड्राइंग लेते हैं। टोटल ड्राइंग इनटू में रेट अपॉन में 100 इनटू में एवरेज पीरियड अपॉन में 12। इसका फॉर्मूला क्या था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का? ड्राइंग, टोटल ड्राइंग सिर्फ एक ड्राइंग, इनटू में रेट अपॉन में 100 इनटू में टाइम, नॉट एवरेज पीरियड। तो एक एक ड्राइंग उठाओ, मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे टोटल ड्राइंग, जैसे हमने क्या करा बेटा, हर महीने की शुरुआत में 2,000 रुपये निकाले, तो बेटा टोटल ड्राइंग क्या होगी बेटा? 24,000 रुपये हो गई, 12 महीने होते हैं।
रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, 100 आपको लिखना आता है। एवरेज पीरियड में आपको निकालना सिखाता हूँ, 12 लिखना आपको आता है। तो सर एवरेज पीरियड क्या होता है बेटा? एवरेज पीरियड का मतलब होता है फर्स्ट ड्राइंग खत्म होने में, फर्स्ट ड्राइंग जब करी उसके बाद साल खत्म होने में, हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने में कितना टाइम था, उस टाइम को यहाँ पे लिखोगे, प्लस लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग जब आपने करी उसके बाद साल खत्म होने में कितना टाइम था, इन दोनों टाइम को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, आपका क्या आएगा बेटा? एवरेज पीरियड आ जाएगा। और बाकी सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन होगी तो मल्टीप्लाई करके आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हो। तो ये हो गया इसका फंडा, प्रैक्टिस कर लेंगे, अभी टेंशन मत लो। अदर कैटेगरी में हमने क्या रखा, आपको कई बार क्वेश्चन में ना रेगुलर इरेगुलर कुछ भी नहीं समझा रखा होता, वहां पे लिखा होता है ड्यूरिंग द ईयर हमने 5,000 रुपये निकाले, मान लो 5,000 10,000 जो भी निकाले, ड्यूरिंग द ईयर लिखा होता है। अब हमें क्या पता क्या टाइम था, हर महीने की शुरुआत में निकाला, कब कब निकाला, क्या क्या निकाला, हमें कुछ नहीं पता। तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, जो भी आपको अमाउंट ऑफ ड्राइंग दे रखा है उसमें हम रेट की मल्टीप्लाई कर देते हैं और इनटू में क्या करते हैं बेटा? 6/12। क्या बेटा? 6/12 यानी आधे साल का ही इंटरेस्ट लगाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फंसाएगा आपको क्वेश्चंस में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो अब एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूं कि आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एवरेज पीरियड है उसको निकालने का स्टाइल है। या तो हम मंथली निकाल सकते हैं या हम क्वार्टरली निकाल सकते हैं। क्वार्टरली, क्वार्टर समझते हो? 3 महीने। जब हम एक साल को 4 टुकड़ों में करेंगे, 3-3 महीने के तो होंगे, तो हर 3 महीने में ड्राइंग कर रहे हैं हम। जैसे मैं एक निकाल के दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद निकाल के बताएंगे। पहली ड्राइंग मान लो हम मंथली बेसिस पे कर रहे हैं, हम हर महीने की शुरुआत में, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हम हर मंथ के क्या कहते हैं शुरुआत में करते हैं। तो 1 अप्रैल को पहला मंथ था, पहले मंथ की पहली डेट पर हमने ड्राइंग करी, ये पहली ड्राइंग है। पहली ड्राइंग के बाद हमारा साल कब खत्म होगा? 31 मार्च को अगले साल। पूरे 12 महीने है ना बेटा। लास्ट ड्राइंग कब करेंगे? हर महीने कर रहे हैं, हर महीने कर रहे हैं, हर महीने कर रहे हैं, तो लास्ट महीने में भी करेंगे। और लास्ट महीने की शुरुआत में नहीं, कब करेंगे बेटा? 1 मार्च को भी करेंगे। 1 मार्च, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा वो भी तो हमें चाहिए। तो सर 1 महीना बचा, क्योंकि 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक 1 महीना तो है हमारे पास। तो दोनों टाइम पीरियड को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, 13/2 बराबर 6.5 आ गया, 6.5 मंथ। तो मैंने आपको एक एवरेज पीरियड भी निकाल के दिखा दिया। ठीक है, बाकी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हाँ, अब बात करते हैं सैलरी, कमीशन, रेमोनरेशन टू पार्टनर। तो ये एक तरह का एओपी है, आपको पता है, पार्टनर को हम दे रहे हैं सैलरी वैलरी। और ये कब दिया जाएगा? जब पार्टनरशिप डीड में लिखा हो, प्रोवाइड किया हो। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? वैसे भी हमने देख ली थी, लेकिन फिर से लिख रहे हैं, सैलरी दी, कमीशन दिया, तो ये दे रहे हैं, तो ये फर्म का तो नुकसान ही है, लॉस है, एक्सपेंस है, तो हमने क्या करा? डेबिट कर दिया। किसको दिया जा रहा है? पार्टनर के कैपिटल में डाला जाएगा या करंट अकाउंट में डाला जाएगा, जिस भी प्रकार का हम मेथड यूज कर रहे हैं। फिर जब इसको राइट ऑफ करना हो तो बेटा ये एओपी कहाँ जाएगा बेटा? पीएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा। तो बस ये तो हमने समझ रखा था, लेकिन इसकी कैलकुलेशन समझनी जरूरी है। तो बेटा ये परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट पे निकाला जाता है। और कैलकुलेशन ऑफ कमीशन कैसे होती है? परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन या आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ये 2 तरीके हैं, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग कमीशन। आपका ध्यान कहाँ पर होना चाहिए सर? जो आपने कैप्स में लिखा है, बिफोर और आफ्टर। इसी बेसिस पे आपको फॉर्मूला याद रहेंगे। फॉर्मूला पहला आ चुका है कि आपको नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन दिया, यानी जो भी नेट प्रॉफिट दिया बिफोर चार्जिंग है ना, तो आप क्या करो? रेट आपको क्वेश्चन में क्या, रेट अपॉन में 100 करना है। और अगर हम बात करते हैं आफ्टर चार्जिंग का क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन दे रखा है, यानी यही वाला प्रॉफिट तो दोनों में सेम है। रेट आपको दिया है, आपको 100 प्लस रेट और करना पड़ेगा। सर इसका लॉजिक क्या होता है बेटा? क्वेश्चन करते वक्त सीखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं ये बता दूं कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन का मतलब है कि इसी के अंदर आपकी जो कमीशन है वो इंक्लूडेड है। ठीक है, ये माना जाता है। बाकी इसको डिटेल में अगली जब हम सेशन लेंगे प्रैक्टिस के, वहां पे देखेंगे। अब बात करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट की।
जब भी बेटा हम पार्टनरशिप की बात करें तो हमसे गलतियां तो हो सकती हैं जर्नल एंट्री अकाउंटिंग के अंदर, तो उन गलतियों को सुधारना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, भूल गए, हमने प्रॉफिट बांट दिया, ठीक है। कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, सैलरी देनी थी, सैलरी दिए बिना हमने पहले ही प्रॉफिट बांट दिया, गलती हो गई हमसे, और जब हमसे गलती होगी तो उसको हम ठीक करेंगे, ठीक करेंगे ना। तो भाई क्या है, क्या है भाई, ये बिल्कुल रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की तरह है कि हमने कुछ किया और हमें कुछ सही करना था और हमने जो किया वो गलत हो गया बेसिकली। ये दोनों चीज़ों को कंपेयर करके हम एक रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे। इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करके हम क्या करेंगे बेटा, एक रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि हमने राजू ने कैपिटल लगाई कैश के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में 1 लाख रुपए, इसकी जर्नल एंट्री करी राजू ने, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज। सर क्या कर रहे हो, अरे बेटा यही तो बता रहा हूं मैं कि गलती कर दी हमने, गलती से 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, ठीक है। तो ये हमने किया जो कि गलत था, सही क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। इन दोनों को कंपेयर कर लो आप कि सर कैश को डेबिट करना था, यहाँ पे कैश डेबिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। सर परचेज को क्रेडिट नहीं करना था, कर दिया, चलो वापस को जो क्रेडिट हुआ उसको अपोजिट कर दो, यानी डेबिट कर दो, रेक्टिफिकेशन की एंट्री कर रहे हैं हम। और एक्चुअल में क्रेडिट क्या होना चाहिए था, कैपिटल होना चाहिए था, वो कर दो, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। तो इस तरीके से हो जाएगा बेटा रेक्टिफिकेशन। ये आपको शायद 11th में आपने सही से सीखा हो या ना सीखा हो, एक बार मैंने करा दिया। सर पार्टनरशिप के हिसाब से कराओ, कैसे गड़बड़ होती है, लो बेटा एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बात पे। पी और क्यू 2 पार्टनर थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 था, कैपिटल लगाई थी 1 लाख रुपए और 50,000 रुपए। पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देंगे, लेकिन हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हो गई गलती, कर दो ठीक। तो सबसे पहले बेटा देखो क्या, 10% इसका और 10% इसका, पी और क्यू का, तो पी क्यू, इस 1 लाख का 10%, 10,000 रुपए इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, और इसका 10% 5,000 रुपए होगा, इसको 5,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था। तो अल्टीमेटली हमने क्या करा बेटा, 15,000 रुपए को 10,000 और 5,000 ऐसे देना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं दिया, हम भूल गए, और इक्वल था रेशियो, हमने इसको 7,500 रुपए दे दिए और इसको हमने 7,500 रुपए दे दिए होंगे। हमने जो प्रॉफिट का 15,000 रुपए था वो 10,000 और 5,000 रुपए के रूप में देना था, नहीं दिया ना, हम भूल गए, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हम भूल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। तो इस 15,000 का हुआ क्या होगा, इक्वल प्रॉफिट समझ के बांट दिया होगा। तो कहने का मतलब इतना देना चाहिए था, दिया सिर्फ इतना, तो इसको 2,500 रुपए और दे दो, यानी पी की कैपिटल को क्या कर दो बेटा, 2,500 रुपए से क्रेडिट कर दो। इसको देना था 5,000 रुपए, इसको 7,500 रुपए ज्यादा दे दिया, मतलब 7,500 रुपए दे दिया, ज्यादा हो गया ये तो भाई 2,500 रुपए इससे वापस ले लो, डेबिट कर दो। तो क्या एंट्री हो जाएगी बेटा, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, 2,500 रुपए और 2,500 रुपए। हो गई गलती ठीक, क्यू से ले लिया, डेबिट कर दिया, और पी को दे दिया, उसकी कैपिटल बढ़ गई क्रेडिट करके, बात खत्म। तो ये तो खैर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और उसको हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है, उसको अच्छे से हम देखेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, ओके। वो प्रैक्टिस में होते रहेंगे। अच्छा जी, अब लास्ट टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, गारंटी वाला, गारंटी वाला टॉपिक बचता है, और हमारा बचता है क्या बेटा, व्हेन प्रॉफिट इज अवेलेबल इज लेस देन अप्रोप्रिएशन, या फिर हम इसको और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, व्हेन अप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। तो बेटा ये 2 छोटे छोटे टॉपिक बचते हैं, इसको हम क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करेंगे, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसकी, और बाकी हमने जो मेन टॉपिक था, मेन चैप्टर था, वो ऑलमोस्ट हमने खत्म ही कर दिया, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन सही लगा होगा, बढ़िया लगा होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा एम्बिशन 2024 बैच के बारे में, कि ये जो आपने आज हमारे साथ क्लास ली है,
उसमें क्या बेटा, ये एक तरह से समझ लो ट्रेलर था, इसके डिटेल में बहुत सारी चीज़ें हम जा सकते थे, और एक टाइम लिमिटेशन की वजह से हमने इस सेशन में इतना रखा। लेकिन 2024 में जब आप अभी क्लास 12th के अंदर हैं और CUT 2024 भी आपको देना होगा अपनी क्लास 12th के बाद, जैसे आप क्लास 12th खत्म करोगे आपके पास टाइम बचेगा नहीं, तो आपके लिए एक एम्बिशन 2024 बैच लेकर आए हैं। ठीक है, कौन लेकर आया बेटा? CUT अड्डा 24/7, जहां पर आपको क्लास 12th के साथ साथ CUT की प्रिपरेशन कराई जाएगी, जहां पर आपका प्राइमरी फोकस आपकी 12th क्लास रहेगा जब तक आपकी 12th क्लास है। और फिर 2024 का CUT बैच, हम CUT का जो एग्जाम होगा उस पर हम पूरी तरह से एक नई अप्रोच के साथ काम करेंगे, क्योंकि क्लास 12th और CUT 2024 की जो अप्रोचेज हैं वो बहुत अलग होती हैं। ठीक है, और इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है CUT अड्डा 24/7, जो कि 2022 और 2023 में बच्चों को बहुत अच्छी तरह से उनका ड्रीम कॉलेज दिला चुका है। तो यहाँ पर आपको मतलब डाउट की कोई क्या कहते हैं चांस ही नहीं है। ठीक, तो आपको चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो, ये कोई भी स्ट्रीम हो, आपके लिए बैचेस अवेलेबल हैं, और आप कोड लगा सकते हैं जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा Y550। एक बार मैं आपको लेके चलता हूँ भाई अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर। आपको करना क्या बेटा? आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाना है, adda247.com। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ऑल कोर्सेज पे जाना है, अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है। आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे अड्डा 24/7 का, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। फिर CUT पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कॉमर्स 2024 CUT। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एम्बिशन बैच मिल जाएगा, और यहाँ पर आपसे जब बोलेगा बाय नाउ, वैसे आपको यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई हैं, और यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं वो भी मिल जाएगा, डेमो लेक्चर्स भी। ठीक है, बाकी ये सेशन देख लिया तो आपको इसी पे विश्वास हो जाएगा। क्या करेंगे बेटा? आप एंटर करेंगे कोड क्या लगाना है बेटा? Y550। ठीक, और इस पर आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप अप्लाई करेंगे, आपको मिल जाएगा बेटा मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट।